हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना लेक्चर नंबर 4 है। फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। यूनिट्स के ऊपर 3 लेक्चर कर चुके हैं हम। फर्स्ट यूनिट है अपने पास जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, यूनिट एंड मेजरमेंट। एग्जैक्ट नेम इसका यूनिट का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट होता है, लेकिन हम इसको यूनिट एंड मेजरमेंट बोल देते हैं क्योंकि बेसिकली यूनिट्स के अबाउट ही है ये। तो उसी के अंदर हम आज का नया टॉपिक लेके आए, बिल्कुल नया टॉपिक है, यूनिट से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। तो ये फोर्सेस के बारे में है। अपनी बेसिकली जब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो बेसिकली अपने पास नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। फंडामेंटल के बारे में आपको पता है बेटा, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो 4 बेसिक फोर्सेस हैं नेचर के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी। 4 होंगे बेटे ये। तो हम चारों को डिटेल स्टडी करेंगे उसकी हम। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट नोट कर रखे हैं यहाँ पे। ये इसलिए है क्योंकि जो ये यूनिट जब फोर्सेस के पढ़ेंगे ना हम, तो इसमें लिखवाने का ज़्यादा नहीं है, मतलब समझाने की ज़्यादा है। तो मैं इसको जो पॉइंट हमें लिखने चाहिए उसके लिए मैंने आपको नोट्स डाल दिए हैं अपनी ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो हम समझते हैं इसको है क्या। तो सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहली फंडामेंटल फोर्स हम बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप सभी को पता है बेसिक है क्या, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है बेटा कि कोई भी 2 मास बॉडी होती हैं, कोई भी 2 मास बॉडी हैं। एक बॉडी का मास हमने ज्यूम कर लिया बेटा m1 मास है, दूसरी बॉडी का मास मान लिया हमने क्या है m2 मास है। तो हमें पता है कि भाई अपनी यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 मास बॉडी कहीं पर भी हों, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई बेटा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई और एफ फोर्स लगा के इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा। तो हमें एक बेसिक बात पता है, ये जो एफ हुआ करती, एफ का फॉर्मूला हुआ करता, अगर आपको याद हो तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ये 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसका फॉर्मूला होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर जो ये जी था, जी का मतलब क्या था, जी था यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जी। और जी की वैल्यू भी आपको बता देता हूँ मैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसके लिए अपने पास हम जी की वैल्यू पढ़ा करते। तो जी की वैल्यू आ करते अपने पास 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में ही मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो वो बातें जो हम पहले आती हैं हमें, जो मैंने लिखवाया आपको। तो बेसिक बात क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। बाई नेचर जो नेचर है इन फोर्सेस का वो अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। कोई भी 2 मास बॉडी होंगी, वो दोनों मास बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगी। और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन से 3rd लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती हैं, 3rd लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, हमें पता है न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन था क्या, कि एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के लिए क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे वही होता है कि जिस तरह ये बॉडी मान लिया m1 मास की है, ये बॉडी मान लिया हमने m2 मास की है, कि भाई अगर m2 मास की बॉडी ने मान लिया m1 को अट्रैक्ट करा तो ये एक्शन है। m2 मास की बॉडी ने m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा तो ये तो होगा एक्शन। तो ये m1 मास की बॉडी इसको अट्रैक्ट करते तो ये क्या होगा, ये होगा रिएक्शन।
ठीक है, जितनी फोर्स से M2 M1 को अट्रैक्ट करेगी उतनी फोर्स से M1 M2 को अट्रैक्ट करती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मीन्स एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये इसका नेचर हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, कभी रिपल्सिव नहीं होती ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर के अंदर सबसे वीक फोर्स होती है। ठीक है ना। अब आप बोलो सर वीक फोर्स कैसे, देखो हम नॉर्मली आप अज्यूम करके देखो ना, अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारी मास बॉडी हैं, उनके बीच में जिस तरह मान लिया अपने पास 2 पर्सन खड़े हैं भाई, कि भाई 2 पर्सन हैं, जिस तरह मान लिया अज्यूम कर लिया, छोड़ो ये 2 मार्कर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया मैंने जूम कर लिया भाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मास भी है कुछ न कुछ, इसका भी कुछ न कुछ मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर तो रहे हैं लेकिन के बीच में कोई मोशन हमें दिखाई नहीं देता। कारण क्या है कि ये दोनों अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो फोर्स इतनी कम है कि एक इन दोनों के मोशन को अफेक्ट नहीं करती, मतलब इन दोनों के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत वीक फोर्स होती हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव कब होती हैं, जब लार्ज मास बॉडी आती है ना, तब ये ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। लार्ज मास बॉडी जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मतलब जब भी बड़ी मास बॉडी की बात आएगी तब ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव हो जाती हैं, लेकिन जब स्मॉल मास बॉडीज की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत वीक फोर्स होती हैं। तीसरा पॉइंट है अपना कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं, दे कैन ऑपरेट ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो बहुत दूर तक एक्ट करते हैं। वीक फोर्स जरूर हैं लेकिन लगती बहुत दूर तक हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है बेसिक बात कि भाई अब फोर्स किसके बीच में है, ये हो गया मान लिया सन, ये हो गया मान लिया अर्थ। अब सन और अर्थ के बीच में फोर्स लगने लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो अर्थ रोटेट करते हैं सन के राउंड, ठीक है ना। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा है। मतलब यूनिवर्स के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक, जिसका हमें पता भी नहीं है, वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो इनकी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक एक्ट करती हैं और दे कैन ऑपरेट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अर्थ तो सन के बहुत नजदीक है, अर्थ से तो बहुत दूर भी प्लैनेट हैं। सबसे लास्ट में जो प्लैनेट होता है अपने पास वो यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, और जो लास्ट में जिसको हमने प्लैनेट मानना बंद कर दिया प्लूटो, वहां तक भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करती हैं सन की। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की रेंज बहुत ही ज्यादा है, दे कैन ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज does not depend on the presence or absence of another bodies। कहने का मतलब ये, देखो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, एक बॉडी ये मान ले अपने पास M1 मास की है, एक बॉडी ये मान ले अपने पास M2 मास की है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगी हुई, मान ले अज्यूम कर लिया मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगी हुई इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इनके आसपास एक बॉडी और ले आता हूं। ये मैंने कोई M3 मास की बॉडी ले ली। अब इस M3 मास की बॉडी को ये M1 मास की बॉडी अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के, ये M2 मास की बॉडी भी इसको अट्रैक्ट करेगी जो कुछ फोर्स लगा के, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये M3 इस M2 को अट्रैक्ट करेगी, ये M3 M1 को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इनके बीच में पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन थी। कहने का मतलब ये है कि जब ये बॉडी नहीं थी ना यहाँ पे, तो इनके बीच में फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन। इस बॉडी के आने के बाद भी यहां पर जो फोर्स लग रही है इन दोनों बॉडी के बीच में वो 10 न्यूटन ही रहेगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे यहां पे तीसरी बॉडी प्रेजेंट हो या ना हो। अगर तीसरी बॉडी प्रेजेंट है तो भी 10 न्यूटन ही लगेगी दोनों के बीच में, तीसरी बॉडी नहीं है तो भी कितनी फोर्स लगेगी, 10 न्यूटन फोर्स ही लगेगी इनके बीच में।
इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि भाई दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो अफेक्ट होती हो किसी तीसरी बॉडी की वजह से जो उनके आसपास रखी है। मतलब तीसरी बॉडी रखो या ना रखो, प्रेजेंट हो या ना हो, इस बात से दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स अफेक्ट नहीं होगी। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर बॉडीज। ठीक है, अब ये तो अपने पास हमने पढ़े बेटे पॉइंट, 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं। 5वां पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना, दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब क्या होता है? देखो मैं एक बेसिक बात आपको बता देता हूं। क्या था कि जिस तरह दो बॉडी थी, ये दो बॉडी हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों बीच की डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम पढ़ा करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही कम होगी। मतलब F क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ठीक है, तो यही जो रिलेशन है, इसी की वजह से हम ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसको ओबे करती हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि जब भी कोई फोर्स या कोई भी क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो, तो हम ये बोलते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ये यहां पे अभी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझना इस बात को है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। कैसे होती हैं? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा। पहले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस सुनो, समझो ध्यान से कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या हैं, इस बात को समझ लेना, इसकी डेफिनेशन गलत मत करना। हालांकि अभी बहुत बेसिक बातें बताऊंगा आपको मैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस जाके डिटेल में आएंगे अपने पास से 4th यूनिट के अंदर, वर्क एंड एनर्जी के नाम से यूनिट आएगी अपने पास एक फिजिक्स के अंदर, वहां पे पढ़ेंगे हम। यहां पर मैं केवल उसकी जस्ट डेफिनेशन बता के चल रहा हूं आपको। मैं आपको बता बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होती हैं जिन फोर्सेज के द्वारा किया गया वर्क डन, ध्यान रखना, जिन फोर्सेज के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलो पे डिपेंड ना करे, डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड पर डिपेंड ना करे। डिपेंड करे केवल किस पे? डिपेंड करे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे। मैं समझाऊंगा आपको ये बात है, समझो एक बार, एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला कंजर्वेटिव। देखो आप मुझे बताओ, ये कोई बॉडी है, ये ग्राउंड मान लिया मैंने, यहां से ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कोई टावर मान लिया मैंने, यहां से मैंने एक बॉडी को उठाया, m मास की बॉडी को, और यहां तक पहुंचा दिया, ऊपर ले गए, इसको उठा के हम ऊपर लेके गए, तो किसके अगेंस्ट लेके गए? ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गए। तो अब मुझे बताओ, इसका मास m है, तो इसके नीचे की तरफ कितनी फोर्स एक्ट करेगी? अब इसका वेट एक्ट करेगा mg। ये कोई बॉडी मान लिया मैंने, यहां से ऊपर उठाया, कितनी हाइट तक? मान लिया बेटा हमने h हाइट तक इसको अपलिफ्ट करा। तो यहां h हाइट तक ऊपर जाने के लिए कितना वर्क डन करा गया होगा? तो वर्क डन हमें पता, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी हुई है? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट तक गई है? h हाइट तक, तो mg h। तो इस बॉडी को यहां से लेकर यहां तक ऊपर उठाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? mg h वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लिया यहीं से हमने इसी लेवल से बॉडी को उठाया और बॉडी को हम उतनी हाइट पे लेके गए, जितनी हाइट पहले थी उतनी हाइट पे हम बॉडी को लेके गए हैं। यहां पे बॉडी को लेके गए हम, यहां बॉडी थी, यहां से बॉडी को उठाया, यहां पे लेके गए, कितनी हाइट है? h हाइट।
मतलब उतनी हाइट ली जितनी पहले केस में ली थी, उतनी हाइट तक हम यहाँ पे लेके गए, लेकिन मैंने पाथ चेंज कर दिया। अब पाथ चेंज करने का मतलब क्या है, पहले तो हमने बॉडी को वर्टिकली उठाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकली अपवर्ड लेके गए थे। अब बॉडी को वर्टिकली नहीं लेके गया, बॉडी को क्या करा हमने, स्टेयर्स के थ्रू गए, मान लिया हम ऐसे स्टेयर्स के थ्रू गए। ठीक है, तो जब हम इस स्टेयर्स के थ्रू जाएंगे, आप एक चीज सोचो, जब बॉडी ऊपर गई, मान लिया मैंने, अज्यूम कर लिया यहां पे कि जो एक स्टेयर है, एक स्टेयर की हाइट मान लिया अपने पास, मैंने अज्यूम कर लिया कि एच डैश है, एच डैश एक स्टेयर की हाइट है, तो ये भी एच डैश होगी, ये भी एच डैश होगी, ये भी एच डैश होगी, ये भी एच डैश होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक बात को सुनो, समझो ध्यान से, हम 9th क्लास में पढ़ा करते, मैं वही बात बता रहा हूं आपको। अगर आप किसी बॉडी को इस तरफ लेके गए, आपको याद है कुली वाला क्वेश्चन, ये कुली हुआ करता, वो किसी लोड को मान ले उठा के लेके गया है, तो वर्क डन बाय द कुली कितना होता था, 0 हुआ करता ना। तो वही बात मैं बता रहा हूं यहां पे। देखो, अगर मान लिया किसी, ये मान लो कुली था, ये कोई लोड वगैरह उठा के, ये मान लो लोड उठा के इस तरफ आया है। ठीक है, तो इसने जो ये लोड है ना, इस लोड की वजह से जो इसके सिर पे रखा हुआ है, इस लोड की फोर्स किधर लगी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई नीचे की तरफ। इसका वेट, लोड का वेट नीचे की तरफ होगा mg, और वो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। मतलब ये जो कुली था, मान लिया वहां से लेकर यहां तक चला आया, इधर चला गया, मान लिया कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया, ये मान लिया s डिस्प्लेसमेंट चला गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पे जो फोर्स लगी है mg और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या होगा, 0। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। 9th क्लास में पढ़ा था हमने ये, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। मुझे बता, देखो ये बॉडी यहां से हम ऊपर लेके गए, कैसे लेके गए होंगे, यहां से यहां पे आए होंगे, फिर इधर आए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, इस तरीके से गए हम। तो यहां पर जब हम इस लोड को ऊपर लेके गए हैं ना, ए से बी पर m मास की बॉडी को, तो हमने दो तरह की डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है। दो तरह की डिस्प्लेसमेंट कौन सी, एक तो ये वर्टिकल ऊपर गए, एक हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब आप ये देखो, अभी हॉरिजॉन्टल में जब बॉडी मूव करेगी ना, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर बॉडी मूव करती है, तो वर्क डन तो 0 आएगा हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल का वर्क डन 0 जब बॉडी हॉरिजॉन्टल जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे इधर इफेक्ट करेगी और बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, तो एंगल कितना बन गया उनके बीच में, 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब वर्क डन केवल ऊपर जाने में होगा। मान लिया मैंने टोटली n स्टेयर्स हैं, n, ठीक है, एक स्टेयर की हाइट h डैश है, तो n स्टेयर्स की हाइट कितनी होगी, n h डैश। एक स्टेयर की हाइट h डैश है, तो n स्टेयर की हाइट कितनी होगी, n h डैश। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर n h डैश किसके इक्वल है, h डैश प्लस h डैश प्लस h डैश प्लस h डैश प्लस h डैश। क्या ये h के इक्वल हो जाएगा, सभी हाइट को अगर जोड़े तो h के बराबर हो जाए, मतलब h के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, देखो यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन, यहां से यहां तक का वर्क डन, इस पहली हाइट का कितना होगा आपके हिसाब से, mg h डैश। मतलब एक स्टेयर उठने का वर्क डन, इस लोड को एक स्टेयर ऊपर लेके जाने का वर्क डन कितना होगा, mg h डैश। दूसरी का mg h डैश, तीसरी का mg h डैश, चौथी का mg h डैश। n स्टेयर से कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई n, ये वर्क डन W2 मान लिया मैंने। मतलब एक स्टेयर चढ़ने का वर्क डन mg h डैश है, तो n स्टेयर चढ़ने का वर्क डन कितना होगा, mg h डैश इंटू n होगा। इसको क्या लिखोगे आप, W2 इज इक्वल टू mg n h डैश। n h डैश किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो W2 किसके इक्वल आ गया, mg h के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब जितना वर्क डन हमने पहले करा था, क्या उतना ही वर्क डन अब करा है। पहले भी वर्क डन mg h, अब भी वर्क डन कितना होगा, mg h। लेकिन आप एक चीज नोट करो, दोनों केस में पाथ अलग अलग है। यहां पर तो पाथ बिल्कुल वर्टिकल गया, हमने एयर के थ्रू लेके गए हैं, यहां हम स्टेयर्स के थ्रू गए हैं। इसका मतलब जो ये वर्क डन करा ना ग्रेविटेशनल फोर्स ने, वो इस बात पर डिपेंड करता ही नहीं कि पाथ कौन सा फॉलो करा गया।
वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है। यहां पर इनिशियल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन दोनों का लेवल बराबर है, ये फाइनल पोजीशन दोनों का लेवल बराबर है। इसका मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब हाइट तो सेम ट्रेवल करी है ना। इसका मतलब ये केवल इस बात पर डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि यहां पर दोनों फोर्सेस जो हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो जो बॉडी गई है वो कौन से पाथ से गई है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लीजिए इसी लेवल से, यहां से ग्राउंड लेवल से बॉडी को हमने यहां तक पहुंचा दिया और हमें नहीं पता, हमने कुछ इस तरीके से कोई पाथ फॉलो करा, ठीक है, पाथ अलग अलग तरह का पाथ फॉलो करा, लेकिन हाइट अभी भी सेम है। यहां से बॉडी को लेके गया मैं और यहां पहुंचा दी बॉडी को, लेकिन पाथ अलग तरह का पाथ है, हमें नहीं पता कैसा है। तो इस केस में भी जो वर्क डन आएगा ना वो mgh के ही इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज वो कंजर्वेटिव होती हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी होती हैं? वो फोर्सेज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। पॉइंट क्लियर है? तो इनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या होंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस, कौन सी होंगी? द फोर्सेज आर सेड टू बी कंजर्वेटिव whose work done does not depend on the path followed but depends on initial and final position। वो फोर्सेज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, न कि इस बात पे डिपेंड करता कि पाथ कौन सा फॉलो करा गया है। ठीक है बेटे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज कंजर्वेटिव होती हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेज सेंट्रल फोर्स होती हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, कि भाई एक बॉडी ये है, एक बॉडी मान ले ये है, ये मान ले अर्थ है, ये मान ले कोई भी m मास की कोई बॉडी है, जिसको मैंने जिस तरह कोई गेंद है, गेंद को ऊपर फेंक दिया, ये ऐसे है। तो अर्थ जब इसको अट्रैक्ट करेगी ना, तो अर्थ इसके सेंटर पे फोर्स लगाती है और अपने सेंटर से लगाती है। कहने का मतलब है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के को जब अट्रैक्ट करती है तो उसके सेंटर पे फोर्स लगाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती हैं वो हमेशा सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, मतलब वो हमेशा एक दूसरे के सेंटर पे एक्ट करती हैं। जब भी हम यहाँ से अर्थ से इस बॉडी की डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, न कि सरफेस से। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज की जब हम बात करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेज बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अपने पास, हमने कंप्लीट कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्सेज की प्रॉपर्टीज। आप जो मैंने बुकलेट सेंड करी है, जो नोट सेंड करे हैं, वहाँ से आप उसको ले लेना, लिख लेना अपने, समझा मैंने यहाँ पे दिए। अब हम दूसरी फोर्स जो अपने पास सेकंड फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड फोर्स इन फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की बात कर रहे हैं, तो पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे हम। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली में ये दो अलग अलग फोर्स है बेटा। हम इसको इकट्ठा बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, लेकिन मैं दोनों को बताऊंगा आपको अभी। जो दो कॉम्बिनेशन में इसको एक तरीके से इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रो दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक का यहां पर मतलब बेटा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, दो फोर्स है बेटा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रो का मतलब बेटा, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट, दो चार्ज अगर रेस्ट पे हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम देते हैं। दो चार्ज हों, जिस तरह मैंने एग्जांपल ले लिया
कि मान लो बेटा ये दो चार्ज हैं, आप सभी को एक बात पता है कि भाई अगर दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी ना दोनों चार्जेस के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक वर्ड यूज करा ना यहाँ पे, तो इसको रेस्ट बोलेंगे हम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक तरीके से फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर एट ए रेस्ट, जब वो रेस्ट कंडीशन के ऊपर है। तो इनके बीच में डिस्टेंस मान ले मैंने r, ये चार्ज मान ले मैंने Q1, ये चार्ज मान ले मैंने Q2, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगी, हमें एक बेसिक बात पता है, यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एक कूलम्स लॉ आता है, ये तुम्हारा 12th क्लास के अंदर आएगा, ये 11th का पार्ट नहीं है, मैं केवल यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ आपको। ना 11th में आपसे कोई पूछेगा कहीं पे भी कि कूलम्स लॉ क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, 11th में आती नहीं कहीं पे भी जाके, ये 12th में आएंगी जाके। लेकिन हमें ये जो पहली यूनिट है ना, ये इंट्रोडक्शन की यूनिट है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बताना पड़ता है। तो इसको ज़्यादा आपने सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th क्लास में डिटेल में टॉपिक आएगा, वहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लेंगे। देखो अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चार्ज हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगती है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो ये दोनों चार्ज हमने यहाँ पे ले रखे हैं ना, Q1 और Q2, उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं के, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो के होता है इसको कप्पा बोलते हैं हम, कप्पा, ये उसका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये कप्पा, लेकिन हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और इस के की वैल्यू जो होती है ना, ये के जो होता है, इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है के की वैल्यू, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया 11th में कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। केवल तुम्हारा एक छोटा टॉपिक है, मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिटेल में 12th क्लास के अंदर आएगा, 12th क्लास सारी इसी टॉपिक के ऊपर है, 50% सिलेबस इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक कूलम्स लॉ है। तो यहाँ पर हमें पता भाई दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। एक तो ये हो गया, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बेटा देखो, आपको एक बेसिक बात पता है, ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट हैं, ये पोल नॉर्थ है, ये पोल साउथ है, ये पोल मान लिया नॉर्थ है, ये पोल मान लिया साउथ है। बेसिक बात आपको पता है कि भाई सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ और ये नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने r, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस r एज्यूम कर ली। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक बात, छोटी और बात बता देता हूँ मैं, कोई भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, आप लोगों ने 10th में एक बात पढ़ रखी है कि मैग्नेट की सारी स्ट्रेंथ उसके पोल में होती है।
आप लोग उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम एक्टिविटी भी करा करते, वो आयरन फिलिंग्स वाली, उसमें बहुत सारी आयरन की फिलिंग्स क्या होती थी, नॉर्थ और साउथ पोल पर चिपक जाया करते जाके, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है किसी भी मैग्नेट की। तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना, मैंने उसको नाम दे दिया यहाँ पर P बोल दिया, मान लिया मैंने P। इस P को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं हमने P को, ठीक है। तो यहां पर मैंने अज्यूम करा जो ये वाला मैग्नेट है ना, अलग अलग मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जो ये वाला मैग्नेट है इसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने मान ली P1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने मान ली P2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स लगी ना, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ P1 मान ली, इसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने P2 मान ली, दोनों बीच में डिस्टेंस R है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 P2 होगी, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के, ठीक है। तो बेसिक बात बेटा, दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो आप क्या लिखोगे, F प्रोपोर्शनल टू P1 P2 बाई R स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K P1 P2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी फोर्स होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये कौन सी थी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाती हैं। 12th क्लास जो हमने ये लेक्चर अभी पढ़ा ना, 12th क्लास सारी इसके ऊपर बेस्ड है। ये 12th क्लास में डिटेल में आएगा, यहाँ तो केवल बेसिक बातें हैं, सारी मैं आपको बता भी नहीं रहा इसके बारे में, हम इसको 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। ये तो मैंने आपको बता दिया, दो टाइप की फोर्स थी, इलेक्ट्रो फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। पहली प्रॉपर्टी है ईएम फोर्सेज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, कि ये फोर्सेज अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती है। दे मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। अभी पढ़ा हमने, दो चार्ज हैं, दोनों अगर पॉजिटिव हों तो रिपल्सिव हो जाएगी, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसी तरीके से पोल उसके लिए, मैग्नेट के लिए है। मैग्नेट में अगर मान लें अपने पास ये नॉर्थ साउथ पोल है, ये मान लें साउथ नॉर्थ पोल है, अगर दोनों पोल सामने सामने वाले दोनों पोल अगर सेम हो तो रिपल्सन होगा, अपोजिट हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। बेसिक बात ये है। ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करती हैं, बिल्कुल करती हैं। देखो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स थी, ये भी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। मतलब कहने का मतलब ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करती हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब एक तरीके से बहुत वेरी शॉर्ट भी नहीं है, मतलब दो मैग्नेट में, मैग्नेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। दो मैग्नेट हैं, अगर ये नज़दीक हैं, इनके बीच में गैप कम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर इनके बीच का गैप बढ़ा दूँ तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, मैग्नेटिक फोर्स थी, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ डिस्टेंस तक ही काम करती हैं, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स एक्ट नहीं करती। शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं, वेरी शॉर्ट नहीं है, इससे भी शॉर्ट रेंज फोर्सेज आएंगे, आगे पढ़ेंगे उसको हम। सेंट्रल फोर्स है, वही बात है, सेंट्रल फोर्स के अंदर कोई अलग चीज़ नहीं है। ये क्या करती हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज के सेंटर पे एक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करेंगी, इसलिए सेंट्रल फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब इनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। इनके फील्ड पार्टिकल होते हैं, ये टॉपिक भी आपको डिटेल में बाद में समझ में आएगा। मतलब वो पार्टिकल जिनकी वजह से ये फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनको फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स, फोटॉन्स आपको पता है बेटे, फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखना।
जो लाइट होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसके जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो पार्टिकल जिनकी वजह से वो फोर्सेज एक्ट करती हैं, वो या फिर वो वेव चलती हैं, उनको फील्ड पार्टिकल बोलते हैं, जिनके फोटोन होते हैं। और फोटोन के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूँ बस आपको, कि रेस्ट मास क्या होता है इनका, 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। दूसरा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल तो हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता भाई क्या था, वीकेस्ट फोर्स थी, ये तो वीकेस्ट फोर्स है। और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल से, 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटे, तो ये हमने 2 फोर्सेस पढ़ी हैं, 4 हैं टोटल, 2 पढ़ी हमने। कौन कौन सी पढ़ी हमने? पढ़ी है पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी पढ़ी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटे ये 2 फोर्सेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट 2 फोर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तुमने इतना ही करना है। प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने बता दी, समझा दी। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। कोई बात ना समझ में आए तो फ़ोन कर लेना, नंबर मेरा आप सभी के पास है। और नोट्स मैंने डाल दिए हैं, वो नोट्स जो बुकलेट मैंने डाल दी, उस बुकलेट को आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लो। उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि बुकलेट के अंदर मैंने कई जगह केवल हिंट लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रखा। जिस तरह ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने बुकलेट के अंदर केवल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रखी। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दी, आप इसके हिसाब से नोट्स बना लेना। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहो। थैंक यू।